पुस्तक का नाम है शक्ति के 48 नियम। लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने। प्रस्तावना। शक्तिहीन होना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता। असहाय या अशक्त होने पर भी हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपनी शक्ति घटाना नहीं चाहता, सभी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम शक्ति के भूखे हैं। शक्ति पाने के हमारे दांव पेच किसी को नज़र नहीं आने चाहिए। हमें हमेशा न्यायपूर्ण और नेक दिखना चाहिए। इसलिए हमें शक्ति पाने के सूक्ष्म दांव पेचों की ज़रूरत होती है। सफलता का सूत्र यह है कि चालाक होने के बावजूद हम नेक और प्रजातांत्रिक दिखें। सतत छल कपट का यह खेल है शक्ति के उसी खेल की तरह है जो पुराने ज़माने में सामंती दरबारों में खेला जाता था। पूरे इतिहास में शक्तिशाली व्यक्ति महाराजा, महारानी या सम्राट के चारों तरफ हमेशा एक दरबार लगा रहता था। दरबारी अपने स्वामी के निकट अपने निकट आने की कोशिश तो करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे खुलकर चापलूसी करेंगे या शक्ति पाने की कोशिश करेंगे तो बाकी दरबारियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा और वे उनके इरादों को नाकामयाब कर देंगे। यही वजह थी कि वे सूक्ष्म तरीकों से अपने स्वामी का दिल जीतने की कोशिश करते थे। जो दरबारी इस सूक्ष्म कला में समर्थ और कुशल थे, उन्हें भी अपने साथी दरबारियों से सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वे उन्हें दरकिनार करने की योजनाएं बनाते रहते थे। दरबार सभ्यता और सुसंस्कृति की पराकाष्ठा माना जाता था, इसलिए वहाँ शक्ति की हिंसक या खुली चालों को पसंद नहीं किया जाता था। जो दरबारी शक्ति का खुला प्रयोग करते थे, दूसरे दरबारी गोपनीय रूप से उनके खिलाफ काम करने लग जाते थे। यह दरबारी की सुविधा थी। एक तरफ तो उसे शालीनता की मूर्ति दिखना था और दूसरी तरफ उसे अपने विरोधियों को दरबार दबाकर आगे निकलना था। सफल दरबारी ने समय के साथ अपनी चालों को छिपाना सीख लिया था। अपने विरोधी की पीठ में छुरा भोंकते समय भी उसके हाथ पर मखमल का एक दस्ताना और उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान होती थी। खुले विश्वासघात या बल के प्रयोग के बजाय आदर्श दरबारी प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और सूक्ष्म रणनीति से अपना उल्लू सीधा करता था। वह हमेशा कई कदम आगे तक की योजना बनाता था। दरबारी जीवन एक अंतहीन खेल था जिसमें सतत सावधानी और रणनीतिक चिंतन की जरूरत होती थी। यह एक सभ्य युद्ध था। आज हम भी दरबारियों जैसे ही विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। हर चीज़ सभ्य, अनेक, प्रजातांत्रिक और न्यायपूर्ण देखनी चाहिए, लेकिन अगर हम सचमुच इन गुणों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे आसपास के ज़्यादा समझदार लोग हमें कुचल देंगे, जैसे पुनर्जागरण काल के कूटनीतिज्ञ और दरबारी निकोली मैकियावेली ने किया था। लिखा है, जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुसंख्यक बुरे लोगों की दुनिया में उसका विनाश तय है। दरबार की सुसंस्कृति की पराकाष्ठा माना जाता था, लेकिन इसकी चमकती सतह के नीचे स्याह भावनाओं, ईर्ष्या, लालच, नफरत का अलाव धधकता रहता था। आज हमारी दुनिया भी खुद को न्याय और सभ्यता की पराकाष्ठा मानती है, लेकिन वही निकृष्ट भावनाएं हमारे अंदर जब भी घुमड़ती हैं। खेल वही है। बाहर से तो आपको अच्छा दिखना होगा, लेकिन अंदर से आपको समझदारी सीखनी होगी और वही करना होगा जिसकी सलाह नेपोलियन ने दी थी। अपने लोहे के हाथ को मखमल के दस्ताने के भीतर रखें। अगर पुराने जमाने के दरबारी की तरह आप भी अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म कलाओं में महारत हासिल कर सकें, अगर आप प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और चतुराई योजनाओं से अपने विरोधियों को दबाना सीख लें, तो आप शक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। आप दूसरे लोगों को अपनी मर्जी से चलाएंगे, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं होगा। और अगर उन्हें यह एहसास नहीं होगा तो वे आपसे द्वेष नहीं रखेंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे। शक्ति के 48 नियमों को अप्रत्यक्ष कलाओं का मार्गदर्शिका समझें। इस पुस्तक के पढ़ने के बाद आप शक्ति और इसकी कुंजी को समझ जाएंगे तथा यह सीख लेंगे कि नेक छवि बनाकर स्वार्थ सिद्धि कैसे की जा सकती है। नेक छवि बनाकर स्वार्थ सिद्धि कैसे की जा सकती है। अगर आप इन सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो दुनिया में आप काफ़ी सफल हो सकते हैं। एक नियम एक, कभी बॉस से श्रेष्ठ न दिखें। विचार, अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस न होने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का जरूरत से ज़्यादा प्रदर्शन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज़्यादा प्रतिभाशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। शक्ति की कुंजी, हर इंसान में असुरक्षा की भावना होती है। जब
आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती हैं। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं। दूसरों की ओछी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनाना चाहिए। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज़्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की मूर्खता न करें कि दुनिया लुई 14वें और मेडिस के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, वाक्चातुर्य और आकर्षण के मामले में वे अपने आप के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर न चलें कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन आपके करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है कि बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते हुए आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के दो पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज़्यादा दैदीप्यमान दिखते हो। बहरहाल, कुछ बॉस दूसरों से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज़्यादा प्रभावशाली दिखते हो। अगर आप अपने आकर्षण को कम करना चाहें तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात यह है, कभी न माने कि चूंकि बॉस आपसे प्रेम करता है इसलिए आप अपनी मन मर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों का मुंह चढ़े लोगों पर किताबें लिखी लिखी जा सकती हैं जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नज़रों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज़्यादा चमकने के कारण वे उसकी नज़रों से गिर गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष तथा सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे दरबारियों को भी चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नजर आने दें। मूर्खता का अभिनय करें। ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशेषज्ञता पूर्ण सलाह की जरूरत है। ऐसे हानि रहित प्रतिक्रिया करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान न पहुंचे, यदि लेकिन जिनके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस से अनुभव खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज़्यादा रचनात्मक है तो सबके सामने उनका श्रेय उसे ही दें। सबको यह स्पष्ट बता दें कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा समझदार और उदार हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आप का बॉस सूर्य है और आप उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को ही सूर्य साबित करते रहें, जिससे चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दें, उसे ध्यान का केंद्र बना दें। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज़्यादा चमकने देते हैं तो बागडोर आपके हाथ में होती हैं। आप उसकी असुरक्षा के शिकार नहीं बनते। उस यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज़्यादा चमकने देंगे तो वह आपको ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा। तस्वीर तस्वीर आसमान में सितारे। एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूरज की रोशनी में बाधा न डालें, उसकी चमक से मुकाबला न करें। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने का तरीका खोजें। विशेषज्ञ की राय, अपने मालिक से ज़्यादा तेजी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज़्यादा श्रेष्ठ दिखना की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है कि वे सूर्य जितने ही चमकदार हों, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नजर नहीं आते। बाल्तसेर ग्रेशियन 1601 से 1658। नियम 2,
नियम 2, मित्रों पर कभी ज़्यादा भरोसा न रखें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। विचार, मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या रख करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज़्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं तो शत्रु बनाने के तरीके खोजें। शत्रु बनाने का तरीका शक्ति की कुंजी। यह स्वाभाविक है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को काम पर रखना चाहते हैं। यह नियम निर्मम है और आपके मित्र उसकी निर्ममता को कम करते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह से जानते भी हैं। मित्रों के होते हुए किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहें। अपने शत्रुओं से लाभ लेना। सम्राट हिट्रो को एक बार उनके शत्रु ने बताया कि उनके मुंह से बहुत बदबू आती है। सम्राट को यह बात बहुत बुरी लगी और महल में पहुंचते ही उन्होंने रानी को फटकारा, तुमने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया। रानी चरित्रवान, पतिव्रता और बोली थी। उसने कहा कि स्वामी, मुझे लगा कि शायद सभी मर्दों के मुंह से इसी तरह की बदबू आती होगी। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कोई दोष स्पष्ट दिखाई देता है उसके बारे में हमारे शत्रु हमारे मित्रों या परिचितों से ज़्यादा जानते हैं। प्लूटार्क प्लूटार्क 40 से 120 ईस्वी। दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतना अच्छी तरह से नहीं जानते जितना आपको लगता है। मित्र अक्सर बहस टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको कष्ट न पहुंचे इसलिए वे अपने अप्रिय गुण छुपा लेते हैं। आप आप जब मजाक करते हैं तो वे थोड़ा ज़्यादा हंसते। चूंकि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती, इसलिए वास्तव में आपको यह पता नहीं होता कि आपके बारे में आपके मित्रों की असली भावनाएं क्या हैं। आपके मुंह पर तो यही कहेंगे कि उन्हें आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, आपका गाना बजाना बेहद पसंद है, आपके कपड़ों का चयन बेहद सुंदर लगता। हो सकता है कि वे सचमुच आपकी तारीफ कर रहे हों, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता। जब आप अपने किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं तो आपके सामने गुण धीरे धीरे सामने आते हैं जिन्हें उसने अब तक छिपा रखा था। अजीब बात यह है कि उसकी उदारता के इस काम के संबंध का संतुलन बिगड़ जाता है। सभी लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें यह अवसर अपने दम पर मिला है, इसलिए आपका एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता के कारण नहीं बल्कि मित्रता के कारण नौकरी मिली है। मित्रों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है जिससे वे मन ही मन परेशान हो जाते हैं। किसी के किसी के लिए लाभ के बजाय नुकसान का बदला चुकाने के लिए लोग ज़्यादा तत्पर होते हैं, क्योंकि कृतज्ञता बोझ है और प्रतिशोध आनंद है। टेलिटस 53 से 120 ईस्वी। मित्रों का प्रयोग करने का उन्हें नौकरी पर रखने की समस्या यह है कि इससे आपकी शक्ति निश्चित रूप से सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि किसी मित्र किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति को ही आपकी मदद करने में सबसे ज़्यादा सक्षम हो। अंतिम विश्लेषण में योग्यता और क्षमता मित्रतापूर्ण भावनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कामकाज की सभी स्थितियों में लोगों बीच थोड़ी दूरी होना चाहिए। आप मित्र बनाने को नहीं बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मित्रता चाहे सच्ची हो या झूठी इस तथ्य को ढक लेती है। शक्ति की कुंजी यह है कि आप में यह मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरे और आपके शत्रु सोने के ऐसी अनछुई कान है जिसे दोहन करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेश मंत्री टेलीरेंड 1807 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। टेलीरेंड सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र के लिए खतरों को अच्छी तरह से जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा कि इस तरह के अभियान में वह किसी मित्र पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग के प्रमुख फोके को चुना, जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था, और उसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वह जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौते का अवसर मिलेगा। वह जानता था कि फोके उससे कोई आशा नहीं रखेगा और यह साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा कि टेलीरेंड ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है वह आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अंत में टेलीरेंड यह जानता था कि फोके के साथ उसका संबंध आपसी स्वार्थ पर आधारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वे नेपोलियन को सिंहासन से उतारने में सफल नहीं हुए,
जब इतने शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो जनता ने भी इसमें उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विरोध बढ़ने लगा। टेलीरेंड और फोके के बीच सुखद कार्यकारी संबंध बने रहे, इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मन के प्रति दुश्मनी को दफन कर दें और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश करें। शत्रुओं की मौजूदगी से विचलित या दुखी न हों। आप मित्र के बजाय शत्रु के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्रों के मामले में आपको यह मालूम नहीं होता कि आपके छिपे हुए कौन से मित्र दरअसल आपके शत्रु। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से लाभ उठाता है और अपने शत्रुओं का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके वह आत्मविश्वासी योद्धा की छवि बना लेता है, जिस पर अनिश्चितता के समय में विश्वास किया जा सकता है। तस्वीर कृतघ्नता का जबड़ा। आप जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में उंगली करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते। मित्रों के साथ आप इस तरह की सतर्कता नहीं रखते, इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वे कृतघ्नता से आपको कच्चा चबा जाएंगे। विशेषज्ञ की राय। यह सीखें कि अपने लाभ के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरफ से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको मूठ की तरफ से तलवार पकड़नी चाहिए ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से लाभ लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने शत्रुओं से अपनी हानि उठा लेता है। बालित से ग्रेशियन 1601 से 1658। नियम 3। नियम 3, अपने इरादे छिपा कर रखें। विचार अपने किसी उद्देश्य से काम कर रहे यह जाहिर न होने दें कि इसे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफ़ी दूर ले जा सकते हैं और काफ़ी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हालांकि आज की दुनिया में चालाक बने बिना किसी का काम नहीं चल सकता, लेकिन चालाकी की छवि न बनाएं। आपकी सबसे बड़ी चालाकी यह होना चाहिए कि आप अपनी चालाकी को छिपा लें। बालेत्सेर ग्रेशियन 1601 से 1658। शक्ति की कुंजी। ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टवादिता से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी बलमन बलमन साहत को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक बोथरा हथियार है, जिससे कटता कम है, खून ज़्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोले। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं कि आप उन्हें वह कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं या सोचते हैं। इससे यह महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में लोग न तो आपका सम्मान करेंगे न आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते या जिससे लोग नहीं डरते नहीं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती। बड़ी दोपहर में समुद्र पार करें, इसका मतलब यह है कि अपने चेहरे के सामने जाना पहचाना मुखौटा लगा लें। क्योंकि सब लोगों को जानी पहचानी चीज़ें देखने की आदत पड़ जाती है, इसलिए रणनीति बनाने वाला नजर आए बिना आराम से अपनी योजना बना सकता है। द 36 स्ट्रेटजीज, थॉमस क्लेरी द्वारा उद्धृत, द जापानीज आर्ट ऑफ वॉर, 1991। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें। ईमानदारी को एक तरफ रखते हैं और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखिए। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्राय हम दिखने वाली चीज़ों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते और सुनते हैं उसकी सच्चाई हम पर संदेह नहीं करते। अगर हम दिखने वाली चीज़ों के पीछे दूसरी चीज़ों के छिपे होने की कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे।
इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं कि आप असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे तो वे उसे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का असली तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपके असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त और औजार है झूठी निष्कपटता, सिंसियरिटी। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं, तो इससे आपको शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। योगी ने इसी तरह ओथेले को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि योगी की भावनाएं सच्ची हैं। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेले उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं जो बड़े बड़े झूठे और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा, इसलिए वे अपने लक्ष्य को सामान्य, जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप अपने जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं। आपका नकाब उतना जितना एक रूप होगा, आपके इरादे उतने ही अच्छी तरह से छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप यह है चेहरे के भाव। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह का विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है, जैसे किसी को भनक भी न लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं बता सकता था। बेरन जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरों के पीछे अपना असली विचार छिपा ले। याद रखें, अपनी प्रभावशाली वाक्पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह के नीरस नकाब को लगाकर निराश न हों। अक्सर भावहीनता के लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तस्वीर, भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती। भेड़ कभी धोखा नहीं देती। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दबड़े में घुस सकती है। विशेषज्ञ की राय, जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाए अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट न करे जब तक कि उनका विरोध करना असंभव न हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा न हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर ले। संक्षेप में, उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उन्हें बर्बाद इलाकों को मालूम होती थी, जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजर जाते हैं। निर्नोन डे ला एनक्लोस, 1630 से 1706। नियम 4। हमेशा जरूरत से कम बोलें। विचार, लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश न करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न मूर्खतापूर्ण बात न निकल जाएगी। पटकथा लेखक माइकल ओरलिन 1944 में न्यूयॉर्क गए। उनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे। अपना गम गलत करने के लिए उन्होंने मशहूर रेस्तरां 21 में जाने का फैसला किया। वहां पर वे लेवी में सैम गोल्डविन से टकरा गए। उन्होंने उन्हें रेस हॉर्स खरीदने की अव्यावहारिक सलाह दी।
बार के अंदर पहुंचने पर ओरलेन की मुलाकात लुइस बी मेयर से हो गई, जो उनके पुराने परिचित थे। लुइस ने ओरलेन से पूछा कि भविष्य के लिए उनकी क्या योजना है। इस पर ओरलेन ने इस तरह से जवाब देना शुरू किया, मैं अभी सैम गोल्डविन से बात कर रहा था। मेयर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा कि उसने तुम्हारे सामने कितने प्रस्ताव रखा। ओरलेन ने आलसी बात को छिपाते हुए कहा, मुझे जमा नहीं। मेयर ने पूछा, 30 सप्ताह के लिए 15,000 का प्रस्ताव तो तुम्हें जम जाएगा। इस बार ओरलिन ने कई हिचकिचाहट नहीं और दिखाई और हाँ कह दिया। द लिटिल ब्राउन बुक ऑफ एनकोडेट्स से क्लिफ्टन फेडीमैन संपादक। शक्ति की कुंजी। शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज़्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीनें हैं। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं तो वे आपके इरादों या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते। आपके आपके संक्षिप्त जवाब और खामोशी से वे रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी की खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरी के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लुट गए हों। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। युवावस्था में चित्रकार एंडी वारहोल की यह समझ में आ गया कि लोगों से बातें करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग अपने खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज़्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में वारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी और खेल की तरह बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमय बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला उधेड़ बुन में रहता था कि इसका न जाने क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि वारहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। वारहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में कभी बातें नहीं करते थे। वे इसके विभीषण काम दूसरे पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा बातें करते थे और लोग उसके बारे में जितनी ज़्यादा बातें करते थे, वारहोल की पेंटिंग उतनी ही ज़्यादा महंगी बिकती थी। ज़रूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का नाटकीय को बहुत बढ़ा सक लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात है निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोही उदारवादी कर रहे थे जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कोंद्रेटी रियेलेयेव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रियेलेव को देने फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा दिया गया, लेकिन रियेलेयेव जैसे ही रस्सी पर झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी। जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बचता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रियेलेयेव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट ही तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन न था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला कि तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रियेलेव के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा कि क्या इस घटना के बाद रियेलेव ने कुछ कहा था। संदेशवाहक ने जवाब दिया कि उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा कि अगर ऐसी बात हो तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रियेलेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख लें, एक बार बाहर
निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग्य के प्रति खास तौर पर सावधान रखें। आपके व्यंग्य बाणों से आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन उसके बदले में आप उनकी उनकी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरी तरह चमकता है तो ईस्टर्न्स पूरी तरह से खुल जाते हैं। खुले हुए ईस्टर को देखकर केकड़ा उसमें कोई कंकड़ या तिनका डाल देता है, क्योंकि ईस्टर अब दोबारा बंद नहीं हो सकता, इसलिए वह केकड़े का आहार बन जाता है। उस आदमी की किस्मत भी ईस्टर की तरह हो जाती है जो अपना मुंह ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खोलता है और श्रोता की दया पर जिंदा रहता है। डेल्फी की भविष्य तस्वीर। डेल्फी की भविष्यवाणी। तब आगंतुक डेल्फी की भविष्यवाणी सुनने जाते थे तो पुजारिन कुछ कुछ जटिल शब्द से बोल रही थी जो अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण लगते थे। भविष्यवाणी के शब्दों की अवज्ञा अवज्ञा कोई नहीं करता था, क्योंकि उसमें जिंदगी और मौत की शक्ति होती थी। जिंदगी और मौत की शक्ति होती थी। विशेषज्ञ की राय। अधीनस्थों के बोलने से पहले कभी अपने होठ नहीं हिलाएं। मैं जितनी ज़्यादा देर तक चुप रहता हूँ उतनी ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वे बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनके असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमय न हो तो मंत्रियों की तो चांदी हो जाएगी। हान फैत्सु, चीनी दार्शनिक, 3री सदी ईसा पूर्व। नियम 5। नियम 5। प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। विचार। प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला न कर सके। हम हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें ख़त्म कर दें। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखें। फिर दूर खड़े हो जाएं और जनता को उनकी आलोचना करने दें। शक्ति की कुंजी। हमारे चारों तरफ के लोग, भले ही वे हमारे सबसे पक्के दोस्तों, हमेशा कुछ हद तक रहस्यमय और अबूझ रहते हैं। उनके चरित्र में ऐसे खुफिया गलियारे होते हैं जिन्हें वे प्रकट नहीं करते। अगर हम इस बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते तब तक हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ दिखावे के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन करते हैं। हमारे मूल्यांकन का आधार वह होता है जो हमारी आंखों के से को साफ नजर आता है। कपड़े, मुद्राएं, शब्द, कार्य। समाज में प्रदर्शन ही हमारे सारे मूल्यांकनों का पैमाना होता है। आप किसी दूसरे तरीके से विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते। आपकी एक गलती या आपके हुल्वे में एक भी अजीब या अकस्मात परिवर्तन विनाशकारी साबित कर सकता है। इस वजह से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप खुद अपनी प्रतिष्ठा बनाएं और उसे बनाए रखें। यह प्रतिष्ठा दिखावे के खतरनाक खेल में आपकी रक्षा करेगी। यह प्रतिष्ठा लोगों की पैनी आंखों को पता नहीं चलने देगी कि आप सचमुच कैसे हैं। इससे आप दुनिया से अपनी शर्तों पर अपना मूल्यांकन करवाते हैं। यह स्थिति सचमुच सशक्त है। जैसे सिसरो ने कहा है, जो लोग शोहरत के खिलाफ बहस करते हैं वे भी इसके विरोध में ऐसी किताबें लिखना चाहते हैं जिनके कब्र पर उनका नाम हो। शोहरत का विरोध करते हुए भी वे मशहूर होना चाहते हैं। हर चीज़ का आदान प्रदान होता है। हम अपने दोस्तों को अपना सामान दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी शोहरत बांटने के मामले में दूसरों को अपनी प्रतिष्ठा का उपहार देने का उदाहरण मुश्किल से मिलेगा। मोंटेन, 1533 से 1592। बुरी प्रतिष्ठा के मुकाबले बुरे विवेक का सामना करना आसान होता है। फ्रेडरिक नीत्शे। बुरी प्रतिष्ठा के मुकाबले बुरे विवेक का सामना करना आसान होता है। फ्रेडरिक नीत्शे, 1844 से 1900। शुरुआत में आपको किसी एक विशेष गुण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए, चाहे यह उदारता हो या ईमानदारी या चतुरता। यह गुण आपको
दूसरों से अलग कर देता है और इसके कारण दूसरे आपके बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करें। हालांकि यह है काम बहुत समझदारी से करना चाहिए। धीरे धीरे प्रतिष्ठा बनाएं और इसकी नींव मजबूत बनाएं। कुछ समय बाद जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैल जाएगी। ठोस प्रतिष्ठा आपके वजन को बढ़ाती है और आपकी मेहनत के बिना आपकी शक्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। ये आपके चारों तरफ आभा मंडली बना सकती है, जैसे लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान है, यहाँ तक कि भय भी जाग जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर अफ्रीकी रेगिस्तान में लड़ते समय जर्मन सेनापति आर्थिन रोमेल ने चालाकी और धोखेबाजी की प्रतिष्ठा बना ली थी, जिससे उनसे लड़ने वाली हर सेना दहशत में आ जाती थी। हालांकि उनकी सेना मुट्ठी भर बची थी और ब्रिटिश टैंकों की संख्या उनसे 5 गुने ज़्यादा थी, लेकिन रोमल की आने की खबर सुनते ही पूरे शहर खाली हो जाते थे। अपनी प्रतिष्ठा को किसी एक विशेष गुण पर आधारित करें। यह इकलौता गुण, चाहे कार्यकुशलता हो या आकर्षण, विजिटिंग कार्ड की तरह आपका परिचय देता है और लोगों पर जादू कर देता। प्रतिष्ठा किसी खजाने की तरह कीमती है, इसलिए उसे सावधानीपूर्वक हासिल करें और सुरक्षित रखें। खासकर शुरुआत में आपको दृढ़ता से इसकी रक्षा करनी चाहिए और इस पर होने वाले हमलों का पहले से अनुमान लगा लेना चाहिए। ठोस प्रतिष्ठा बनाने के बाद अपने शत्रुओं को आलोचनात्मक टिप्पणियों से नाराज और रक्षात्मक होने से ऐसा लगेगा कि आपको अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं है और आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके बजाय उच्च मार्ग अपनाएं और कभी अपना बचाव करने की हड़बड़ी न दिखाएं। दूसरी तरफ किसी दूसरे की प्रतिष्ठा पर हमला करना बहुत कारागार अस्त्र है, खासतौर पर जब वह आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। इस तरह के युद्ध में नुकसान उसी का होता है, क्योंकि खोने के लिए उसके पास ज़्यादा होता है। अगर वह आप पर पलटकर हमला करेगा तो उसके सामने एक छोटा लक्ष्य होगा, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा अभी कम है। लेकिन इस रणनीति का प्रयोग बहुत सूझबूझ से करना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि आप ओछे प्रतिशोध में उलझ रहे हैं। अगर आप चतुराई से अपने दुश्मन की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर पाए तो अनजाने में आप अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर लेंगे। कभी भी किसी पर हमला करते समय ज़्यादा दूरी तक न जाएं, क्योंकि इससे लोग उसकी गलतियों पर कम और आपके प्रतिशोध पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। अगर आपकी प्रतिष्ठा ठोस बन चुकी है तो अपने विरोधी को कमज़ोर करने के लिए अधिक सूक्ष्म रणनीतियों का प्रयोग करें, जैसे व्यंग्य या मखौल। इससे लोग आपको मज़ेदार मस्खरा मानने लगेंगे। शक्तिशाली शेर अपने रास्तों में आने वाले चूहों के साथ मजे लेता है। अगर वह कोई दूसरी प्रतिक्रिया करने लगे तो उसके भयावह प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगी। तस्वीर हीरो और मणिकों से भरी खान। आपके इस खान को खुदाई की थी। जब आपकी दौलत सुनिश्चित है, इसकी रक्षा अपने प्राणों से ज़्यादा करें। हर दिशा से डकैत और चोर इसे लूटने के लिए आएंगे। अपनी दौलत के बारे में असावधान न रहें और लगातार इसे चमकाते रहें। समय जवाहरात की चमक फीकी कर देगा और उन्हें ओझल करके दफन कर देगा। विशेषज्ञ की राय। इसलिए मैं यह चाहूँगा कि हमारा दरबारी चतुराई और निपुणता से अपने आंतरिक मूल्य को बढ़ाए और वह सुनिश्चित करे कि जब तक वह नए अनजान देशों में जाए तो उसकी अच्छी प्रतिष्ठा उसके पहले ही वहां पहुंच जाए। बहुमत की राय पर आधारित शोहरत बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे व्यक्ति में विश्वास जागता और साधारण लोग बड़ी आसानी से ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुमत की राय महत्वपूर्ण होती है। वाल्डेसर कास्टिग्लियोन 1478 से 1529। नियम 6। हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। विचार हर चीज़ का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नज़र नहीं आता उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं होता। इसलिए भीड़ का हिस्सा न बने और गुमनामी में दफन होकर न रहें। सबसे अलग हट कर दिखें। हर कीमत पर लोगों की नज़रों में रहें। नीरस और भीरू जनता से ज़्यादा महान, ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चुंबक बन जाएं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। शक्ति की कुंजी। अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा चमकदार दिखना एक ऐसी कला है जो जन्मजात नहीं होती। आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। अपने करियर की शुरुआत में ही आप अपना नाम और प्रतिष्ठा किसी एक गुण या छवि को से जोड़ लेना चाहिए, ताकि आप दूसरे लोगों से अलग नज़र आ सकें। यह छवि कुछ भी हो सकती है, जैसे कपड़ों की विशेष शैली या व्यक्तित्व की कोई अनूठी बात, जिससे लोगों की रुचि जागे और वे आपके बारे में बातें करें।
एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है तो आपके पास एक दिखावे का आसमान तैयार हो जाता है जिसमें आपका ही सितारा जगमगाता रहता है। ततैया और राजकुमार। पिंटेल नाम का एक ततैया था। वह लंबे समय से कोई ऐसा काम करना चाहता था जो उसे हमेशा के लिए मशहूर कर दे। इसलिए एक दिन वह राजमहल में घुसा और उसने बिस्तर पर सो रहे नन्हे राजकुमार को काट लिया। दर्द के मारे राजकुमार जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। राजा और दरबारी भागकर यह देखने लगे कि अंदर आया कि क्या हुआ। राजकुमार लगातार रो ही रहा था। उसने ततैया उसे बार बार काट रहा था। दरबारियों ने ततैया को पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने उन्हें भी काट लिया। पूरा राजमहल वहां इकट्ठा हो गया और यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग झुंड बनाकर महल की तरफ आने लगे। पूरे शहर में हल्ला मच गया और सारा कामकाज ठप हो गया। ततैया ने अपनी कोशिशों के कारण मरने से पहले सोचा, जो नाम मशहूर नहीं है वह बिन लपटों वाली आग की तरह है। हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। भारतीय दंत कथा। शक्ति की कुंजी। यह सोचना गलत है कि आपका यह अनूठा रूप विवादास्पद नहीं होना चाहिए या लोगों की आलोचना बुरी बात है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आलोचना से बचने की कोशिश न करें। किसी दूसरे को अपने से ज़्यादा कुख्यात न बनने दें। आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। लोगों का ध्यान चाहे जिस कारण से भी आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, आपको फायदा होता है। लुई 14वें के दरबार में बहुत से योग्य लेखक, कलाकार, सुंदरिया और चरित्रवान स्त्री पुरुष थे, लेकिन ड्यूक डक लेलोजन के बारे में जितनी बातें होती थी उतनी किसी और के बारे में नहीं होती थी। ड्यूक नाटे थे और बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार करते थे। वे राजा की प्रेमिकाओं के साथ सोते थे और खुलेआम न सिर्फ दूसरे दरबारियों के साथ बदतमीजी करते थे बल्कि सम्राट का भी अपमान करते रहते थे। बहरहाल लुई को ड्यूक का अनूठापन इतना मोहक लगता था कि वे दरबार में उनकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिसका कारण यह है कि ड्यूक के चरित्र की विचित्रता सबका ध्यान आकर्षित करती थी। उनसे मंत्रमुग्ध होने के बाद लोग हर एक कीमत पर उन्हें अपने पास रखना चाहते थे। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़े या अलग हों। इसलिए ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरों से अलग दिखें और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसलिए विवाद को गले लगाए और यहाँ तक कि स्कैंडल को भी लोग आपको नज़रअंदाज करें। इससे तो बेहतर है कि वे आपकी आलोचना करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहेंगे। सवाल यह है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत कम अवसर हैं, तब क्या करें। इस स्थिति में कारगर तरीका यह है कि अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दे। जब 16वीं सदी का युवा रोमन दास पियत्रो एरिटोनो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था तो उसने अपने पालतू हाथी के प्रति पोप के प्रेम का मखौल उड़ाते हुए कई व्यंग्य कविताएं लिखी। इस हमले में एरिटोनो तत्काल लोगों की नज़रों में चढ़ गया। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का यह भी प्रयोजन होता है। बहरहाल इतना याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का प्रयोग कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक बार लोगों की नज़रों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के नए नए तरीके खोजने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग बाग आपसे ऊब जाएंगे, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मकता की जरूरत होती है। पाब्लो पिकासो ने खुद को कभी पृष्ठभूमि में गुम नहीं होने दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग की एक नई श्रृंखला रख देते थे जो सबकी अपेक्षाओं के विपरीत होती थी। वे मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग की शैली से ज़्यादा परिचित हों। इससे पहले ही कुछ बुरी और विचलित करने वाली पेंटिंग बनाकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। यह अच्छी तरह से समझ लें, लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके बारे में वे पहले से भविष्यवाणी कर लेते हैं। अगर आपको उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर उन्हें यह बता देते हैं कि नियंत्रण की बागडोर आपके हाथ में है, तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर लेंगे। जब मेरी आलोचना होती है तब भी मैं मशहूर तो होता ही हूँ। पिएत्रो एरिटोनी 1492 से 1556। तस्वीर लाइमलाइट। जो अभिनेता इसे चमकदार रोशनी में कदम रखता है उसकी उपस्थिति ज़्यादा प्रबल हो जाती है। सबकी आंखें उसी पर टिकी रहती हैं। लाइमलाइट के संकरे दायरे में एक बार से सिर्फ एक अभिनेता के खड़े होने की
जगह होती है। खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें, अपने कार्यों को बहुत बड़ा, दिलचस्प और विवादास्पद बनाएं ताकि रोशनी हमेशा आप पर ही रहे और बाकी बाकी अभिनेता अंधेरे में रहें। विशेषज्ञ की राय, स्वयं को प्रदर्शित करें और सबकी नज़रों में सामने रहें। जो दिखता नहीं वह एक तरह से उसका अस्तित्व ही नहीं होता। रोशनी के कारण ही दुनिया दिखाई देती है। प्रदर्शन से कई खाली स्थान भरते हैं, कई कमियां ढकती है और नया जीवन मिलता है, खासकर तब जब इसके पीछे सच्ची योग्यता होती है। बलस्तेर ग्रेशियन 1601 से 1658।